Hey everyone, in this video I will cover the Make in India scheme because इसने अपने 10 साल पूरे किए हैं. So हम देखेंगे कि what are the government efforts that has been put up for this scheme. ये 10 ईयर में उन्होंने क्या प्रोग्रेस अचीव किए हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और कुछ हिस्ट्रीज के बारे में वो देखेंगे. तो अपकमिंग वीडियोस में आपको मेजर स्कीम्स मिल जाएंगी जो कि आपके इन एग्जाम्स में हेल्प करेगी. ओके, सो लेट्स बिगिन. अगर आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है यू कैन गो टू द PIB वेबसाइट. वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट एज इट इज़ बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो आप वो देख सकते हो. बट हाँ, उसमें चैलेंजेस नहीं है. इट्स टॉक्स अबाउट ओनली अचीवमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो वो आपको डेटा पॉइंट्स मिल सकते हैं अच्छे, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, इफ़ यू सी दिस ओवरव्यू है ना, कि मेक इन इंडिया क्या हमारे लिए सच में ये कारगर होगा या नहीं. अगर आप देखें, क्योंकि हम प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखें, इंडिया वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इटसेल्फ अ मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, बहुत प्रोमिनेंट था. बट ब्रिटिश की वजह से हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका था. तो सोचो, अगर हमारे 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के और ये कह रहा है 10 साल ही मेक इन इंडिया को हुए, तो क्या हमने सिर्फ 10 साल ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक ड्रीम पुट अप किया है, कि एक ड्रीम सोचा है कि वी विल मेक इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब. उससे पहले हम क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? तो वो सारी चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा. ठीक है, सो अगर आप देखो दैट इट्स 10 ईयर्स, उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया है ताकि वी विल बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस लाइक बिफोर, है ना. प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में जितना हमारा रुतबा था, क्या हम आज भी वो क्रिएट कर पाएंगे या नहीं, तो इसमें देखेंगे कि हमने कितना क्रिएट किया है. सो वी विल सी द हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, एम, मेजर इनिशिएटिव, अचीवमेंट, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एंड अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स बिगिन. अगर मैंने आपको कहा कि इससे 10 साल हुए, तो क्या इससे पहले कोई इनिशिएटिव नहीं था क्या? और 10 साल हुए हैं तो ये कब आया? तो अगर हम देखें, if we talk about its history, it came in 2014. तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट ना, द अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट ऑन द थ्रोन, जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे फर्स्ट टाइम बैठे, दैट इज इन 2014, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव और एक एम सजेस्ट किया दैट वी शुड गो फॉर अ मेक इन इंडिया सो दैट वी विल बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, है ना. कि सब लोग आए, बाहर से आए, हम इम्पोर्ट्स कम करें, हमारा इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूशन हो, हम डोमेस्टिक को ज़्यादा प्रमोशन करें. ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको चालू किया गया, डिसाइड किया गया. नाउ वी आर इन द फेज ऑफ 2021, दैट इज 2.0, मेक इन इंडिया 2.0 अभी चल रहा है. तो अगर ये चीज़ें अब आई हैं तो उससे पहले क्या था? क्या प्रीवियस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, है ना. जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, क्या वो सब वैसी बैठी थी? क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज योर सेकेंडरी सेक्टर, है ना. क्या सेकेंडरी सेक्टर था ही नहीं? क्या हमने कोई एफर्ट्स ही नहीं लिए उसको करने के लिए, उसकी ग्रोथ को करने के लिए हमने कोई चीज़ देखी ही नहीं था. देयर वॉज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी. जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने ये पॉलिसी की थी और इसका नाम बदल के अब रख दिया गया, दैट इज योर नेशनल मेक इन इंडिया स्कीम. इसकी अगर ऑब्जेक्टिव्स की देखें और मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखें, बोथ आर दी सिमिलर वे, बट मेक इन इंडिया में थोड़ा क्लियर कट पॉलिसी है कि मैन्युफैक्चरिंग हब को हम कैसे कैसे स्टेप्स लेंगे, क्या क्या करेंगे, किस किस सेक्टर में करेंगे. तो इट वॉज नॉट अ ब्रॉड, है ना, ये ब्रॉड नहीं थी, जिसकी वजह से, और प्लस इसके आने से कोई हमें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ. वी डिड नॉट अचीव दोज गोल. क्या क्या रखे थे हमने? वही जो एम आपके मेक इन इंडिया में भी आप देखेंगे कि हम चाहते थे 25% हम GDP मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आए, प्लस हम 12 to 14% की ग्रोथ रेट से बढ़ते हैं कंपाउंडेड ईयरली, ताकि तब हम 25% अचीव कर पाए फ्रॉम योर 16%. ठीक है,
कि 16% से उतना ऊपर पहुंचना चाहते थे। जॉब हम क्रिएट कितना करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि हम 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे बाय 2022। ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे प्रीवियस गवर्नमेंट के। और प्लस स्किल सेट क्रिएट किए जाए, है ना, रूरल और अर्बन में, ताकि वो इंक्लूसिव रहे, जो ग्रोथ रहे मैन्युफैक्चरिंग की वो इंक्लूसिव रहे। प्लस वही कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज किया जाए, प्लस पॉलिसी सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, है ना, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दीज वर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओल्ड पॉलिसी, है ना, ये ओल्ड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे। उसी को अब रीफ्रेम करेंगे विथ क्लियर कट। होता है ना कि आपके कुछ एफर्ट्स फेल हो गए, तो आप क्या करते हो, फिर एक क्लियर कट आइडिया लगाते हो कि हाँ मैं यहाँ फेल हुआ, अब ये था। तो प्रीवियस गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स भी तो गिने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं गिने। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब न्यू ऑब्जेक्टिव्स जो मेक इन इंडिया रखेगा। वेल द फैक्ट केम हियर इज कि हमें आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों है मेक इन इंडिया की। अगर आप देखो इंडिया में कभी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स देखो, है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स, हम थोड़ा सा नीड देखते हैं क्यों है। तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म अगर हम देखें हमारे इकोनॉमिक सेक्टर का, तो हम एग्रीकल्चर देखो, प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर बनता है ना, जो कि होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर आता है सर्विस सेक्टर। किसी भी कंट्री का जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं। बट इंडिया ने क्या किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग को एकदम कम्प्लीटली निगलेक्ट किया और वो सीधा जंप किया, दैट इज़ फॉर द एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, और यहाँ से उन्हें बूस्ट मिल रहा था। बट उन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया, उसकी वजह से आज भी हम थोड़ा बहुत सफ़र करते ही हैं, थोड़ा बहुत सफ़र करते हैं। वी आर नॉट इन द डेवलप्ड कंट्रीज, अभी भी हम उस फेज़ में हैं, बट सून मे बी वी विल विश कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिस इज़ नीड फॉर द स्ट्रक्चर रिफॉर्म। दूसरा, अगर आप देखोगे चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है ना, तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे काम करके उसने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया, प्लस अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया। मतलब इतने सस्ते मिलते हैं और इतने बल्क में बनाता है कि मतलब उसको खरीदने के लिए तो लोग रहते हैं ना। तो उसकी जो उसका स्ट्रक्चर रिफॉर्म है, उसने उसको हेल्प किया उसकी जीडीपी ग्रोथ पे, उसकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे, उसको ग्लोबल हब में उसको रिकग्निशन मिला, है ना, उसके प्रोडक्ट्स को रिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं, तो है ना, आपको इजी टू कम मिल रहे हैं बट स्टिल देयर इज रिस्पेक्ट, उसके लेबर्स हैं। और ये सेक्टर लेबर इंटेंसिव है, मतलब कि बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत है। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट सोचें आप कितनी क्रिएट होगी, और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्रीवियस जो होगी उनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच उसको कवर करना, है ना, वो सारी चीज़ें। तो कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्ट इनोवेशन, एवरीथिंग वुड रन बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर, और इससे बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सारी नीड उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारी सिंपली एक नीड यही है कि हमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है। दूसरा, हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में ग्लोबल हब बनने के लिए तो कंपटीशन से तो जीतना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव देखें, अभी हमारा एम जो है वो है दैट इज़ वोकल फॉर लोकल एंड टू क्रिएट इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब, और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का हमारा एम है। ऑब्जेक्टिव्स में अगर कहूँ तो ऑब्जेक्टिव्स सेम है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स सेम उसी तरीके से, बट विथ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स इन द माइंड कि हमें क्या क्या चाहिए। तो वी आर सेइंग दैट we were expecting the growth rate of 12 to 14% compounded yearly, ठीक है, ताकि हम रीच कर सकें। हमने जो रिवाइज किया, जैसे इसमें था 2022 में ना, बाय 2022 दैट वी शुड
अचीव दिस 25%। तो हमने बोल दिया कि हमारा टारगेट जो है 2025 को रिवाइज हो गया, दैट इज बाय 2025 हम 25% अचीव कर लेंगे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 100 मिलियन जॉब्स हम क्रिएट कर देंगे। तीसरा कि हमारा जो भी है, आप क्या है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाओगे। चौथा, आप ये सिंपली कह सकते हो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑब्जेक्टिव, दीज आर ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कि ये मेजर है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग काम ही इन दोनों चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो दिस स्कीम कवर 2 सेक्टर्स, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और एक सर्विस सेक्टर को। तो अब मैन्युफैक्चरिंग के ब्रॉडर सेक्टर्स जो इसके अंडर आते हैं, तो आप देख रहे हो कितने सारे सेक्टर्स हैं ना। ऑल दिस सेक्टर विल मेक दिस मेक इन इंडिया अ प्रोग्रेसिव, है ना। हर सेक्टर में अगर डेवलपमेंट होगी, हर सेक्टर में इनकम जनरेशन होगी, हर सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, हर सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होंगी, इनोवेशन आएगा, प्रोडक्ट बनेंगे। तो जैसे जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बढ़ेगा, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी रिस्पेक्ट और हमारी प्रोमिनेंस, हमारा रुतबा भी बढ़ेगा। तो पिलर्स कह सकते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव्स में भी आप सिंपली पिलर्स में देख सकते हैं कि पिलर्स क्या हैं, कि हम कैसे इस पे वर्क करेंगे। तो हमारे जो पिलर्स है वो दैट विल वर्क एज कि हमारा न्यू प्रोसेस होगा। न्यू प्रोसेस इन द सेंस इज कि हम ईज ऑफ डूइंग की तरफ जाएंगे। हम क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे, है ना। इन सब चीज़ को सपोर्ट करने से क्या होगा, कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगे। क्यों, ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके, रिसर्च आ सके, इंटेलेक्चुअल आ सके, है ना। मैं अगर अगर अ, अगर बिल गेट्स आता है, निविडा का सीईओ आता है, एलन मस्क आता है, तो वो अपने साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाता है, या मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, टेक्नोलॉजी लाता है, आपके साथ आपके लेबर को हेल्प करता है, जॉब क्रिएट करता है, इंटेलेक्चुअल लाता है, जिससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, है ना, आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन आएगा। तो वो सारी चीज़ें न्यू प्रोसेस कि हम उसकी तरफ करेंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, दैट इज ताकि वर्ल्ड क्लास हो। अगर मेरे को इस देश में आना है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, मैं इन्वेस्ट कब करूँगी, जब मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी तभी मैं कर पाऊँगी। तो वी विल ट्राई टू क्रिएट अ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, स्मार्ट सिटीज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, R&D, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। IPR का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करके आप चीज़ों करने लग जाओ, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, सेफ गार्ड होना चाहिए। अगर बाहर से आ रही है और इंडिया का कोई यूनिक चीज़ है वो बाहर जा रहा है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को। एफर्ट्स वर मेड टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री स्किल रिक्वायरमेंट और वर्कफोर्स अकॉर्डिंग। अगर मतलब इस इंडस्ट्री में एजुकेटर्स की ज़रूरत है, तो उस तरह का स्किल सेट क्या हम क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं। तो स्किल्स के लिए जैसे कि प्रीवियस में भी था, है ना, न्यू सेक्टर, FDIs अलाउड किए जाएं, किस में, अलग अलग जगहों पे, जैसे इन हम ऑटोमेटिक रूट से बहुत जगह पे हम कुछ परसेंटेज है, जैसे इंश्योरेंस 75% है, तो अभी 100% की बात की जा रही है ना, तो उसको 100% किया जाए। मेडिकल डिवाइसेस में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, डिफेंस प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, तो FDIs अलाउड किए गए हैं, ताकि क्या होगा, वही जैसे यहाँ पे बिजनेस आएगा, ईज ऑफ डूइंग बढ़ेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, हमारे प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे, मार्केट में हमारी वैल्यू क्रिएट होगी, है ना, एक्सपीरियंस आएगा, नॉलेज आएगी, एक्सपर्टीज आएगी। दूसरा, न्यू माइंडसेट विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एज अ फैसिलिटेटर रोल करना है, ठीक है। इट शुड बी अ फैसिलिटेटर, इट शुडंट बी अ रेगुलेटर। क्योंकि अगर मुझे जैसे हमने
पोस्ट इंडिपेंडेंस किया, तो हम वी वर बिकमिंग अ रेगुलेटर, वी वर रेगुलेटर दैट टाइम, कि नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है लाइसेंस नहीं देंगे बिजनेस करने का, है ना। वी वर नॉट अलाउइंग देम। तो उससे क्या हो रहा था, रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था। फिर 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमने ओपन अप किया, तो वही चीज़ है कि आपको फैसिलिटेटर का रोल करना है। इस तरीके से इंडस्ट्रीज पे आपको डिसीजन लेने हैं ताकि आपकी कंट्री में ग्रोथ भी हो, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है, दूसरा इन्वायरमेंट दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। ऐसा ना हो कि आपकी कोई कोई इंडस्ट्री लगा के जा रहा है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है ना, तो सपोज करो अगर मैं उसकी कंप्लायंस नहीं रखूँ, मैं उसमें ट्रांसपेरेंसी का कोई लूप होल क्रिएट कर दूँ, है ना, और उससे मुझे पता है उसके लीकेज से मेरे सोसाइटी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर को ना देखे बिना उसको लाइसेंस दे दूँ, तो मेरी गलती है ना, मैं अपने कंट्री वालों को ही खतरे में डाल रही हूँ। तो दैट एनवायरमेंट शुडंट बी अलाउड, है ना। तो एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए जो भी जैसे कुड़ाकुलम प्रोजेक्ट है, उसमें भी तो गवर्नमेंट अभी रुकी हुई है, या उसको देने में, लाइसेंसिंग देने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि पीपल वर प्रोटेस्टिंग कि उससे हमें प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उस चीज़ों को देखने के लिए कि आपको इस तरीके से गवर्नमेंट का रोल करना है ताकि वो किसी को भी हार्म ना करे जो बाहर से आ रहे, क्योंकि अगर मान लो मैं बाहर से एफडीआई बन के आ रही हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, पर मुझे यहाँ पे इजीली मुझे कोलैबोरेशन गवर्नमेंट का ना मिले, है ना, तो मैं क्या करूँगी, आई विल अवॉइड कमिंग हियर, मैं दूसरी कंट्री चली जाऊँगी, बेटर है जहाँ लेबर फोर्स अच्छा हो, जहाँ पे कंप्लायंस मुझे इजी हो, मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो गवर्नमेंट का रोल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी द मेजर इनिशिएटिव। वेल, इसके जैसे मैंने कहा था देयर आर मेनी स्कीम्स अंडर इट, तो हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं बाय दी स्कीम्स। तो इतनी सारी स्कीम्स ली गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए, कि हम चाहते हैं कि हम खुद ही मैन्युफैक्चर करें सेमीकंडक्टर, क्योंकि हम चाइना, ताइवान, यूएसए, जापान, इन सब से इम्पोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है अभी आज के टाइम पे, तो वो उसके लिए पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल, इस तरीके से कि हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम इजीली पर्सन लॉजिस्टिक्स गुड्स एंड सर्विस का इतना इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उसके लिए हम पीएम गति शक्ति चला रहे हैं कि बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारी मिनिस्ट्री को इंक्लूड करके ईजी प्रोसेस किया जाए, लॉजिस्टिक पॉलिसीज उसको ईजी किया जाए, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाए, किसी एक सिटी पे ही वो इफेक्ट ना करे, है ना, सारी सिटी का डेवलपमेंट बराबर बने, कॉरिडोर्स हो सारे, नेशनल हाईवेज को कनेक्ट किया जाए ताकि ईज ऑफ बिजनेस बने, हर जगह पहुंचे, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया प्रमोट करें अपनी डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो करें, इनिशिएटिव लें, किसी ना किसी सेक्टर्स में ग्रोथ रेट बढ़ाएं, जॉब्स क्रिएट करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर करेंगे। टैक्स रिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से, यूपीआई इंटरफेस क्या हेल्प करेगा, डिजिटाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हमें सेल्फ रिलायंस मेक इन इंडिया को और एफर्ट्स कर सकती है। तो आप इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ज़रूर नहीं आपको सारी चीज़ें लिखनी। अगर पेपर में रिटन पार्ट में आता है तो यू शुडंट बी राइटिंग कि ये सारी चीज़ें लिख रहे हो, यू शुड जस्ट सिंपली राइट द मेजर इनिशिएटिव अंडर एमआई, दैट इज दीज आर द स्कीम्स, और उसके विद रिस्पेक्ट टू दिस दैट आप उसको कुछ एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी इनिशिएटिव्स आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में क्या कर रहे हैं, 14 की सेक्टर्स पे गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, उनको इंसेंटिव दे रही है, प्रमोट कर रही है ताकि आप जाओ बनाओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे आपके जो भी सेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट, है ना। इवन डेटा यू कैन यूज़ अगर वो पूछता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, वरना इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना। पीएम गति शक्ति
2021 में हुआ था, दैट इज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मतलब कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स को कवर करके आप क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विस को सीमलेसली यू आर मूविंग हेयर एंड देयर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सब क्रिएट करोगे बाय ब्रिंगिंग 36 मिनिस्ट्रीज। यू सी, अगर मैं रोड बनाना चाह रही हूँ तो मैं दूसरी मिनिस्ट्रीज को भी अपने अंडर में लूंगी, जैसे पाइपलाइन डल रही है ना, दिस ऑप्टिकल फाइबर्स आपके आसपास रोड्स पे डाले जा रहे हैं, तो वो मिनिस्ट्री भी आके काम करेगी साथ ही, ताकि बार बार ऐसा ना हो कि बार में आज रोड बन रही है, कल टूटेगी, कल कुछ और डलेगा, ऐसे नहीं। वी आर ट्राइंग टू मेक इट कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हो, है ना, इफिशिएंसी बढ़े, करप्शन कम हो, सिंक्रनाइजेशन हो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। 7 इंजन्स कह सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक लाना चाहते हैं, पोर्ट्स, ऑल द ट्रांसपोर्ट वेज, उन सबको कनेक्टिविटी, इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर में देखो बहुत पोटेंशियल है इंडिया का। क्या पोटेंशियल है देखते हैं। अगर हम देखें सिंपली इसका मार्केट साइज अभी इंडिया में इट्स अराउंड $26.3 बिलियन, और हम प्रोजेक्टेड ग्रोथ कर रहे हैं कि 70 to 71.9 बाई 2032 वी कैन अचीव दैट। अगर हम इस ग्रोथ रेट से बढ़े तो इस सेमीकंडक्टर के लिए भी डिफरेंट मिशन है, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन फॉर दिस टू प्रमोट दिस इनिशिएटिव, है ना। तो लॉजिस्टिक्स के लिए है, एलपीआई इंडेक्स हम देखते हैं कि हमारा क्या ग्रोथ रेट चल रही है ना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस हमारी कैसी है। इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन, कॉरिडोर्स बनाए जाएं, स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाए, उन सबको कवर किया जाए। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप से क्या होगा, ह्यूज पोटेंशियल है बहुत, क्योंकि हमारी रैंकिंग भी 3rd है इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड में, हमारी दैट इज वी आर 3rd इन द रैंकिंग। एंड डीपीआईटी कह रही है कि हम वी कैन जनरेट ओवर 15.5 लाख जॉब्स, तो ह्यूज पोटेंशियल है, जॉब क्रिएशन होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, टैलेंट पूल बढ़ेगा, सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है, लोग काम करेंगे अलग अलग में, फंडिंग इकोसिस्टम क्रिएट होगा, ग्रोथ और इन द डोमेस्टिक मार्केट, है ना, अट्रैक्शन भी होगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा। तो ये सारी जो मेजर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, मेजर इनिशिएटिव वर्क किए जा रहे हैं सेक्टर पे, वो फायदा है। टैक्स रिफॉर्म्स हुए, 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने बोला कि हाँ हम जीएसटी को वी विल पार्ट ऑफ इट, तो स्ट्रीमलाइन हो गया एक तरह से, क्या है ना, कि एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, तो वो है। यूपीआई, वी बिकम अ ग्लोबल लीडर, 46% ऑफ द वर्ल्ड रियल टाइम ट्रांजेक्शन यूपीआई से होता है। तो आप सोच रहे हो कि जो ग्लोबल लीडर है, जैसे गूगल पे, अमेजोन पे, ये पेपाल, एवरी उनके बराबर की टक्कर हमारा यूपीआई सिस्टम दे रहा है। तो देख सकते हैं कि हम एक तरीके से एक अच्छे मार्केट की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं, राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द सेंस कि ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि मैं आके बिजनेस करूँ तो मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रिड्यूस होंगे, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सी, मैं इन्वेस्ट करूँ, इसके भी तरीके होते हैं कि जो आना चाहता है इन्वेस्टर, वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देखता है, वो हमारा इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट डेफिसिट्स देखता है ना, री रिपोर्ट्स होती हैं, री इंडेक्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स, इन सबको देख के समझ के कि इस गवर्नमेंट का क्या रोल चल रहा है उसके देश में, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाती है। ऐसे ही नहीं कोई भी आने को रेडी हो जाता है, नहीं। इट विल सी ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, है ना, कितना वॉलेटाइल है, क्या रिफॉर्म्स है, गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, बैंक्स कैसा काम कर रहे हैं, है ना, आरबीआई कैसे कंप्लायंस है, जैसे सेंट्रल बैंक उनका किसी देश का कैसा काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है।
तो अगर हम देखें, हमने वी हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी 63rd रैंक पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, है ना, जो कि ये रिपोर्ट रिलीज करती है। सो वी कैन सी दैट कि हमारे मार्केट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लोग आना चाहते हैं, ठीक है। एफडीआई बूस्ट करना, ना, वी विल सी ऑल दोस थिंग्स। अब देखते हैं, वी विल सी, हमने ये देख लिया, पिलर्स देख लिए, इसके मेजर इनिशिएटिव्स देख लिए। अब की अचीवमेंट्स देखते हैं कि आखिर अभी तक उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया। सी, डॉक्यूमेंट में तो इस तरीके से उन्होंने दिया है, तो इट्स कम्प्लीटली आपको उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्ज़ाम, है ना। तो मैंने इनको कुछ पॉइंट्स में इनको कवर अप किया है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, बूस्टेड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, रैंकिंग बढ़ी है, तो सिर्फ एक इंडिकेटर है वो कि हाँ, ये देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम पैसे लगा सकते हैं, हम जा सकते हैं, है ना। जैसे अब हमारा डिजिटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो हम ईज कर रहे हैं अपनी कंप्लायंस को, हम अपनी गवर्नमेंट्स को गुड गवर्नमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, अदर मैन्युफैक्चरिंग साइड, राइट। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एफडीआई कैसे लाएंगे, इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वही मैंने बात की। ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अ पाथ टेकन टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। तो आप क्या कर सकते हो, अंडर सर्टेन हेडिंग्स इन अचीवमेंट्स को आप पॉइंटर बना सकते हो। सो वी विल सी दैट, सी हियर मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, की अचीवमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में क्या है, इंडिया हैज बिकम इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। उसका एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में डबल है, इट्स नियरली डबल देन द FY17। आपको इतना सारा लिखना नहीं है, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में अचीवमेंट हुई कैसे। वी बिकम अ सेकेंड लार्जेस्ट इन द मोबाइल सेक्टर, हमारे उसके एक्सपोर्ट बढ़े हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डबल हुए हैं, मतलब हमारी प्रोडक्शन अराउंड 45% हुए। वी प्रायोरिटाइज द हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D। क्यों? क्योंकि हमारी जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, हम 42 पे और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में 39 पे है, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बिहेव कर रहा है ना। उसकी प्रायोरिटी वर्ल्ड में अच्छी चल रही है, इनोवेट कर रहे हैं हम, तो हम ऊपर हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को कर रहा है ना, सजेस्ट कर रहा है। तो आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हो, सी, दी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा इतना बढ़ गया है ना, रिफ्लेक्टिंग अ ग्लोबल रोल दैट वी आर अराउंड 437 मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर डबल हुआ है, मैं आपको बता दी। boosted manufacturing competitiveness, you see, because India has low tax rates in Asia। तो कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ कहाँ कहाँ है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, हम हाई वैल्यू इनोवेशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उससे हमारा ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, ये सिंपली कि कंप्लायंस घट रहे हैं ना, कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जिस जल्दी जल्दी आपको प्रोसेस किया जा रहा है, लाइसेंसिंग सिस्टम इजी है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस और अदर सेक्टर, जो आपने ये देखे ना, ये पॉइंट्स ये हैं, वंदे भारत, है ना, दिस इज व्हाट द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये आप बता सकते हो, न्यू कोचेस, वंदे भारत कितनी निकाल दी हमने, ये एग्जाम्पल्स के लिए। आप देख रहे हो INS विक्रांत, फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, तो डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हम एशिया में, अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रिसेंटली भी बहुत सारी कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट किया है। तो आप ये देख सकते हो, यूक्रेन को हमने दिए हैं, है ना।
और सारी जैसे भीम यूनिट्स दिए हैं, मेडिकल डिवाइसेस दिए हैं, तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें भी हमारे सेल्फ रिलायंस की तरफ है। तो प्रोडक्शन में कितने परसेंटेज है आप ये लिख सकते हो। मेड इन बिहार बूट्स, तो ये आप अदर सेक्टर में एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हो। मेड इन बिहार बूट्स आर नाउ पार्ट ऑफ रशियन आर्मी इक्विपमेंट, तो रशिया से तो हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो हम उससे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन इंडिजीनियस है ना। और भी एग्जांपल अभी दिखाते हैं, विल शो यू। अमूल कंपनी has become a dairy product in the US. It create a international venture है ना। अमूल का रोल वर्ल्ड स्टेज में कितना इम्पोर्टेंट है। कश्मीरी विलो बैट्स हैव बीन ग्लोबल फेवरेट है ना। उसकी क्राफ्टमैनशिप इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो बैट्स जो बनाए जा रहे हैं उसको उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना फ़ायदा मिल रहा है। इंडियन बाइसिकल हैव ग्रेट हैव गेन्ड द इंटरनेशनल एक्लेम, एक्सपोर्ट हो रहे हैं दूसरी जगह जगह। तो आप ये सारे डेटा पॉइंट्स लिख सकते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप बढ़ रहा है उस इंडस्ट्री की वजह से। टॉय इंडस्ट्री, इंडिया की टॉय इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है। एनुअली 400 मिलियन टॉयज क्रिएट हो रहे हैं, विद 10 न्यू टॉयज बीइंग क्रिएटेड एवरी सेकेंड। तो आप ये डेटा पॉइंट्स आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो कि हम हाउ वी आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, ज़्यादा भी नहीं लिखने, ये सारा भर दो आप उसमें है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में 3 पॉइंट लिखे या 2 लिखो मैक्सिमम, 2 और एग्जाम्पल। अब बात आती है जो हमने की थी इन्वेस्टमेंट है ना। काम तो हमारे देखो की इनिशिएटिव क्या होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्या प्रोडक्शन है ना। तो ये प्रोडक्शन हो गया। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। तो अगर हमारा रैंकिंग अच्छा होगा, जीएसटी टैक्सेस कम होंगे है ना। इंसॉल्वेंसी कोड इनकी वजह से, मतलब कि अगर कोई भाग जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो मैं उसको ईज दूँ बिजनेस से आउट होने का, तो इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जन विश्वास एक्ट फॉर कंप्लायंस है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी वर्ल्ड रैंकिंग ये रिफ्लेक्ट करेगी उन्हें कि आई कैन कम, यस दिस कंट्री इज गुड फॉर मी, आई कैन कम। एफडीआई इन्फ्लोज, जितने इजी रिफॉर्म्स होंगे उतनी इजी वो कर पाएगा। तो आप देखो, अगर हमारे इनिशिएटिव्स में देखा हूँ आपको, यहाँ देखो एफडीआई, तो ये आप लाइन लिख सकते हो, शैटरिंग एफडीआई रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल दिस, हमारा टारगेट है 100 बिलियन का, वी हैव रिकॉर्डेड, तो हम इस साल पहुंच चुके हैं, दैट इज ऑल टाइम एफडीआई इनफ्लो इज 84 बिलियन, अराउंड 84। पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं। So by 23-24 we are all at 70 billion. UPI payment, digitization, we are at the path of digitization है ना। वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, तो 63 पे है 2014 से 63। तो मतलब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट हो पाया है ना। एफडीआई इन्फ्लोज हो गया। तो आप इन्वेस्टमेंट में लिख सकते हो कि हाउ वी कैन क्रिएटेड अ प्रोग्रेस इन द सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज, मैंने जो आपको बता दिया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, हम कितनी जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं, हमने 100 मिलियन का टारगेट लिया तो कितना क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इनिशिएटिव has generated millions of job various sector including 8 lakh jobs through PLI scheme alone। तो कह रहा है सिर्फ एक स्कीम के अंदर ही मैं 8 लाख जनरेट कर पा रहा हूँ, तो 100 मिलियन तो मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो 14.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर रही है। क्या सच में ऐसा है? अगर वो ये डेटा पॉइंट दे रहे तो ये तो 2 ही पॉइंट दिए उन्होंने है ना। तो क्या सच में इतना हो भी पाया? उसी में चैलेंज देंगे, क्योंकि यही सारे चैलेंजेस भी बनेंगे। पार्ट टूवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ, मैंने जैसे बताया था ना कि
न्यू माइंडसेट ऑफ अ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग तो दे, बट उसको एनवायरनमेंट भी अपने माइंडसेट पे रखे, ऐसे ईज ऑफ में ना दे दे। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऐसे मिशन को प्रमोट किया जाए, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज आ सकें, ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ बिजनेस आ सके, जिससे हमारे देश को नुकसान ना हो, तो वो चीज़ें हो, है ना। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा इम्पोर्ट, है ना, नेचुरल गैसेस, अमोनिया, इन सब पे डिपेंडेंसी हमारी डिक्रीज होगी। तो ये थे की इनिशिएटिव। अब चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस के लिए भी आपको, है ना, यू शुड राइटिंग इन सच अ वे कि वो आपको इजीली आप एग्जाम में फॉलो अप कर सकें। तो यहाँ देखिए, आप चैलेंजेस लिख सकते हो, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आप एक टेबल फॉर्मेट में बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो सामने सामने रहते हैं। यहाँ एस्पेक्ट्स लिख लीजिए और यहाँ चैलेंजेस लिख दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वही चैलेंजेस भी बन रहे, वही इनिशिएटिव्स के प्रोग्रेस में भी आ रहे हैं और वही सोल्यूशन में भी वही आएंगे, अगर आप देखोगे अभी। तो मैंने चैलेंजेस लिखे हैं, वही है कि हमने टारगेट तो सेक्टर का किया है, क्या हम सच में अचीव कर पाए? नो, वी आर नॉट एबल टू अचीव इट। हम 16 और 17% के ही स्टैग्नेट ग्रोथ पे हैं। जॉब लॉसेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कह तो रहे हैं कि हम पीएलआई से इतना आ रहा है, पर स्किल सेट ही नहीं है ना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए चलाए जा रहे हैं, तो वो स्किल नहीं है, तो स्किल नहीं होगा तो कंट्री कहीं और जाएगी। वो वियतनाम जा रही है, कंबोडिया जा रही है, तो जॉब लॉसेस तो है ना। एआई आ रहा है, एआई इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, एआई क्रिएट अ जॉबलेस ग्रोथ, है ना। तो ये जब जॉब खा लेगा तो कौन आएगा, वो चीज़ें भी। इन्वेस्टमेंट आ गई, हमने एफडीआई 100 बिलियन तो रखा है, क्या सच में हम 100 बिलियन अचीव कर भी पाएंगे या नहीं? अगर ग्रोथ रेट देखा जाए एफडीआई का, इट इज परसेंटेज वाइज इज 1.1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, और वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में ना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वो चैलेंजेस हैं, सप्लाई चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। दैट मीन्स कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है, मतलब ग्लोबल जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुई है ना, वॉर चल रही है, रेड सी प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो आ रही है, तो ग्लोबल से इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चैलेंजेस हो रही है। इनोवेशन एंड R&D, आप कुछ और चीज़ें भी देख सकते हो, जैसे कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल, इसको आप जैसे वर्ड्स लिख सकते हो। पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कभी भी चेंजेस हो जाती है। एक्सटर्नल मार्केट बहुत अफेक्ट करता है इकॉनमी, तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अफेक्ट करती है। सप्लाई चेन, हमें लोकल पे डिपेंड होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ग्लोबली सप्लाई चेन पे। डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है ज़्यादा देन ऑर्गेनाइज सेक्टर। इल टाइम्ड इनिशिएटिव, अनसर्टेनिटी, राइजिंग ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, जैसे ट्रम्प, है ना, हम अलाउ नहीं करेंगे। चाइना, आपने अगर इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस रखा तो हम क्या कर देंगे, आपको वो नहीं देंगे, बेनिफिट नहीं देंगे। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे आपके अभी नेस्ले के केस की वजह से उस कंट्री ने कहा कि दैट वी आर नॉट वी आर कटिंग द स्टेटस ऑफ FTA ऑफ इंडिया, उस केस की वजह से। तो आप वो सारी चीज़ें चैलेंजेस में लिख सकते हैं। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉल्स शॉर्टफॉल ऑफ 25% टारगेट, हम अभी भी 17% के स्टैग्नेंट ग्रोथ पे हैं। तो इतना सारा नहीं लिखना आपको, बस सिंपली लिखना है वी आर, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक तो अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ अच्छी है, की इंडेक्स भी अच्छी है, बट स्टिल वी आर फार बिहाइंड, है ना। कॉम्पिटिटिवनेस हमारा स्टिल चाइना और यूएस से कम है। वीकनिंग ऑफ एक्सपोर्ट, हम अगर देखें तो जो ग्लोबल गुड्स का एक्सपोर्ट है वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है, जैसे 1% से 1.6% हुआ 2015 में, और अभी 1.8% ही है। तो आप देख रहे हो कि
इतना एक्सपोर्ट वीक है हमारा। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, यूएस से कंपैरिजन से हमारा जो जीडीपी में कॉस्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 13 to 14%, और जीडीपी यूएसए में पड़ता है 18 to 9% ऑफ इट्स जीडीपी। तो आप देख रहे हो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ेगी तो कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा, घटेगा, है ना, हमारे प्रोडक्ट्स का। उस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। कॉम्प्लेक्सिटी इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती है ना, स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड बहुत टाइम लगता है ना, लेट बिजनेस को तो बहुत सालों साल लग जाते हैं लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने में, तो वो प्रॉब्लम है। जॉब लॉसेस है ना, लिमिटेड जॉब क्रिएशन, एनएसओ कहता है ना कि देर इज डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका 12 से 11% हुआ, एग्रीकल्चर में तो बड़ा है 42-45 हुआ, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा है ना। तो ये डेटा पॉइंट्स आप लिख सकते हो। लिमिटेड जॉब क्रिएशन, जॉब लॉसेस इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्किल नहीं है, इसलिए हम स्किल इंडिया प्रोग्राम ला रहे हैं, तो सोल्यूशन हो सकते हैं वो। तो यही चैलेंजेस हैं और यही सोल्यूशन भी आएगा। इन्वेस्टमेंट टारगेट, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, डोमेस्टिक से आएगी, और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक कैसे होगा, और बैंकिंग एटीट्यूड, बैंकर्स का क्या एटीट्यूड है, किसको पैसे दें। अगर मैं एमएसएमई हूँ तो मुझे तो क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती ही नहीं है ना, तो मुझे उसकी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो उससे मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूँगी, क्या नहीं करूँगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी डेटा पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हो। द गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू अट्रैक्ट 100 बिलियन इन द मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025, बट हमने अभी तक हैव बीन अचीव। अगर देखें रियलिटी में वो $85 तो हमने बोला है, बट वी आर ओनली अबाउट, हमने उतनी की ग्रोथ रेट देखी है ना। कैपिटल फॉर्मेशन कि हमने कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया वो हमारा रिड्यूस हुआ है। हम एफडीआई ड्रिवन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को करते हैं जिसकी वजह से हमारी लिमिटेड सक्सेस होती है। परसेंटेज वाइज में एफडीआई बोल तो रहे 85 बिलियन आ रहा है, बट अगर देखा जाए वो ग्रोथ परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी इज वेरी लेस, है ना, इट इज़ 1.8 the previous decade, that was 2.1%। तो एफडीआई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग अच्छा तो है, बट एफडीआई का उतना ग्रोथ रेट नहीं है, उतनी पेस से नहीं आया। वो 9 सेक्टर में कंसंट्रेटेड है, ठीक है, स्पेशली आईटी सेक्टर में। आप देख रहे हो बिल गेट्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, दैट हैज़ अचीव्ड ओनली 30% ऑफ एफडीआई। तो ये सारे आपके वो हैं सप्लाई चेन प्रॉब्लम, ग्लोबल पैंडमिक, है ना, वॉर, रेड सी प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज़ है, तो उसके लिए हमारी नीड क्या है, वी शुड मूव टूवर्ड्स अ लोकल सप्लाई चेन इन व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी बट रिमेन्स, जो कि अभी भी अंडर डेवलप्ड है, तो हमें उसे बनाना चाहिए, हमें उसको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। R&D, हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा बजट सिर्फ 0.7% का, जो कि बहुत कम है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। हम एक्स्ट्रा प्रोविजन डालते ही नहीं है। सनराइज सेक्टर की तरफ हमारा होना चाहिए। सनराइज सेक्टर वो होते हैं जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं जिनकी ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे एआई सेक्टर है ना, स्पेस टूरिज्म, सोशल, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर्स जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो आप अगर कोई स्टार्टअप उसकी तरफ काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करें, ये सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करती है। तो आपने चैलेंजेस देख लिए, उसी की तरफ से सॉल्यूशन भी साथ साथ वही है कि आप क्या करोगे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कैपेबिलिटीज़ बढ़ाओगे, स्पिरिट बढ़ाओगे, इनकरेज करोगे, इनोवेशन इन इकोसिस्टम क्रिएट करोगे, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एकेडमिया मतलब इंस्टीट्यूट से लोग आए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लोग आए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो, है ना। ये एग्जांपल लिख सकते हो कि रिसर्च में ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट किया गया है, एपिक्स बॉडी है जो साइंटिफिक रिसर्च पे काम करेगा, वुमेन्स को प्रमोट करें स्टेम एजुकेशन में, तो वो सारी इनोवेशन आएगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराएं हम, जैसे कंट्री लाइक साउथ कोरिया है 90% of skilled population rate and India needs to work upon it।
तो वो सारी चीज़ें डेटा पॉइंट लिख सकते हैं। प्रमोटिंग लोकल सप्लाई चेन, तो जो चैलेंजेस लिखे वही आप उसके सोल्यूशन में भी लिख सकते हैं साइड वाइज। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वे फॉरवर्ड और क्या कह सकते हैं सोल्यूशन। बस उसके साथ एक्सप्लेनेशन देना है, थोड़े से एग्जांपल देने हैं ताकि वो वैलिडेट हो सके। ऑलराइट, तो कंक्लूजन में अभी हम कह देंगे, बट well, there is this question you can try, that making India is not just a slogan but a movement to empower India, है ना। तो आप कह सकते हो उसकी नीड क्या है, मेक इन इंडिया लिखिए, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, आगे और क्या लिखिए। देखो एक स्लोगन है तो आपने उससे इंटरप्रेट क्या किया, evaluate the impact of Make in India initiative on India's manufacturing sector, employment generation, FDI, discuss the challenge faced in its implementation, or suggest its measure to enhance effectiveness। तो आप इस पे एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और you can write it as a question on the evaluate progress or challenges of Make in India initiative the post implementation of 10 year, मतलब 10 ईयर की प्रोग्रेस में आप क्या इसको सजेस्ट कर सकते हो, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशन है। तो आई होप यू विल able to write the answer and I have given you enough fodder। और कंक्लूजन में अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते, आप सिंपली लिखिए कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप spirit needs to be developed so that ease of doing mindset would be created, industry reforms needs to be there so that India would create this this initiative into a reality by एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज Roderick। If India wants to achieve this dream, India should or should align its goal, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि रॉड्रिक फ्रेमवर्क ऑफ 2019 जो कि इंजन ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है, इसके कुछ की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो वी शुड अलाइन आवर गोल विद रॉड्रिक फ्रेमवर्क्स, प्लस वी शुड यूटिलाइज द लुइस इकोनॉमिक मॉडल, जैसे कि चाइना ने किया है ना, स्किल लेबर को यूटिलाइज कैसे करें। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि दैट वी शुड अलाइन आवर गोल और ड्रीम विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेमवर्क, प्लस वी शुड बी create a hub so that our product should be zero defect and will have zero effect product if we want to shine in the global market। तो आप ये कंक्लूजन लिख सकते हो, इससे क्या होगा, आपके आंसर को वैलिडेशन मिल जाएगा कि हाँ आपने ऐसे कोई रट्टा नहीं मारा है या आपने कहीं से कुछ नहीं है, यू हैव थरली रेड इट। तो आप वो चीज़ें लिख सकते हो। अगर इन सबको पढ़ना है आप सेपरेटली इन मॉडल्स को भी पढ़ सकते हो, बट स्टिल कंक्लूजन में आप इतना आंसर लिख लोगे, दैट वुड बी इनफ। आई होप मैंने आपको अच्छा फॉर्डर दिया है। अगर कोई अब प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट, और if there is any you know drawbacks or something that you want कि हम अपनी वीडियोस में इम्प्रूव करें, so you should comment, give me feedbacks, and please like and subscribe. Thank you. We will meet in the next video.